for next generation. Point number B. In the gamete, these hereditary information or Mendelian factor should be present in nucleus. Should be present in nucleus. Point number C. In the nucleus, these Mendelian factor or gene in the nucleus, these Mendelian factor और gene, शॉर्ट में लिख रहा हूं MF, gene present on the chromosomes. अब ये जीन क्रोमोसोम पर किस प्रकार से अरेंज रहता है, इसकी डिस्कवरी की थी टीएच मॉर्गन ने, और उन्होंने एक थ्योरी दिया था लिंकेज। जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पर किस प्रकार से होती है, वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद डिस्कवर हुआ था। सटन और बोवेरी के बाद जेनेटिक्स में एक नए साइंटिस्ट का उदय होगा, उसका नाम होगा टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन और सटन और बोवेरी, इन दोनों के बीच में एक साइंटिस्ट का पेयर और है, बैटसन और पुन्नेट। तो थ्योरी कैसे चलेगी आगे, बहुत मजेदार किस्सा है, टाइम वाली बात हो रही है मेरे साथ में बस, कि हम स्टार्ट करते हैं इसको मेंडलिज्म से, और मेंडलिज्म से फिर हम बहुत सारे साइंटिस्टों को देखते हैं, जैसे पुन्नेट वगैरह आए थे, उसी में बैटसन वगैरह आए थे, फिर और भी बहुत सारे आए थे, फिर सटन बोवेरी आए, और उसके बाद में टीएच मॉर्गन आए, उसके बाद में स्टुअर्ट बेंट आए, उसके बाद में फिर मॉडर्न जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ है। इस तरह से चली है ये कहानी। इसी दौरान 4-5 चीजों की डिस्कवरी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1900 में मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था, मैं आपको डेट के साथ प्रूव करता हूं। 1900 में मेंडल का रीडिस्कवरी हुआ था, 1901 में इनको रिपब्लिश किया गया था, 1911 में मॉडर्न जेनेटिक्स आया था, 1916 के अंदर के अंदर टीएच मॉर्गन साहब आए थे, 1923 के अंदर स्टुअर्ट बेंट आए थे। यहां से ये 1900 से लेकर के 1923 और 1934 तक का जो टाइम था, ये बहुत ही ग्रेट टाइम माना जाता है हमारी जेनेटिक्स के लिए, जिसमें बहुत सारे डिस्कवरीज एक के बाद एक निकलते चले आ रहे थे, और मेंडलिज्म को समझने में हमें बड़ी आसानी हो रही थी। इससे पहले हम मेंडलिज्म को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो वही बात आगे की है कि इन द न्यूक्लियस दीज मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, बट किस तरह की उपस्थिति रहेगी ये पता नहीं था। ये किसने बताया? टीएच मॉर्गन ने, कि जीन्स आर प्रेजेंट लीनियरली मैनर, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम। वो बात मैं आगे बताऊंगा, बस आपके लिए कहीं कोई दिमाग में क्रिएशन हो तो उसके लिए मैंने बात बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द क्रोमोसोम लीनियर मैनर, ये बात तो पूरी यहीं पे कर लीजिए, लीनियर मैनर। लेकिन ये सटन और बोवेरी ने नहीं बताई थी ये बात, आगे वालों ने और इस थ्योरी के साथ ये जोड़ दी गई थी। ये उसी तरह से जैसे सेल थ्योरी डेवलप की गई थी। ध्यान आ रहा है किसी को सेल थ्योरी कैसे डेवलप की गई थी? सेल थ्योरी के साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? सिलिडन और स्वान। लेकिन सिलिडन और स्वान से सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं होती जब तक रुडोल्फ विर्चो नहीं आते। तो रुडोल्फ विर्चो बाद में आए थे, उनके स्टेटमेंट को सिलिडन स्वान के साथ जोड़ दिया गया था, फिर जाकर के सेल थ्योरी कंप्लीट हुई थी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ये है, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टडी आर पैरेललिज्म, दे स्टडी अ पैरेललिज्म between
मेंडेलियन फैक्टर, एमएफ एंड क्रोमोजोम। क्या है ये, जरा देखें इसे। क्या है, एक तरफ लिख लीजिए मेंडेलियन फैक्टर, एमएफ और जीन्स वर्सेस क्रोमोजोम। ये इस तरह का जो पैरेललिज्म में एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन वहां पर उनको बताया नहीं गया कौन फैक्टर है, कौन जीन है, कौन क्रोमोजोम है। तो देखें, अकर्स इन पेयर, जीन्स अकर इन पेयर, बता चुके हैं, बात हो चुकी है। आल्सो अकर इन पेयर, बात हो चुकी है। ये कौन से पेयर की बात कर रहा हूं मैं, होमोलोगस पेयर। सबको पता है, 11th 12th में आप जेनेटिक सेल डिवीजन पढ़ के आए हैं। सो सेग्रीगेशन फैक्टर क्या करते हैं, सेग्रीगेशन सबको पता है, अब डिटेल ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या करते हैं, डिसजंक्शन। एनाफेज फर्स्ट में जब क्रोमोजोम अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। आपको पता है सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन भी नॉन डिसजंक्शन है, बता रखा है मैंने। एनाफेज फर्स्ट, मैं हिंट लिखता जा रहा हूं, डिटेल बिल्कुल भी नहीं होगी, समझदार के लिए सारा काफी। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आइए ये आइए शो करते हैं। क्या ये आइए शो करते हैं, यस, बट किस मैनर में, वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर। वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट, ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं लिख रहा हूं। एनसीईआरटी को समझ लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कौन फैक्टर है कौन जीन है। लिखो, इंडिपेंडेंट पेयर्स, जब पेयर्स आए समझ लेना जीन की बात हो रही है, जब पेयर आए समझ लेना क्रोमोजोम की बात हो रही है। पेयर आए क्रोमोजोम, पेयर्स आए जीन्स, यहां से कैच करोगे आंसर को। इंडिपेंडेंट पेयर्स ये बेटा कहीं नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई। आप सेगना आपकी बुकलेट में है, वो तो मैंने देख ही ली। सेग्रेट इंडिपेंडेंटली, segregate independent pairs segregate independently of each other. इसमें आइए, क्रोमोजोम के अंदर क्या रहेगा ये बात, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये जो क्रोमोजोमल थ्योरी है, इसके बारे में सटन और बोवेरी ने हमें बताया था। अब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल लेकर के जीन और क्रोमोजोम पर इनकी उपस्थिति दिखा करके आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें मैं जीन और क्रोमोजोम को बना देता हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी का एग्जांपल लेकर के। देखें, अक्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन हो गया। सेल बनाइए, इसकी सेल बनाइए, यहाँ पर कैपिटल टी ये क्रोमोजोम हो गया, इसके ऊपर लीनियरली अरेंज ये जीन हो गया, डायग्राम के साथ, जीन्स के साथ दोनों। अब ये क्रॉस के लिए जाएंगे, ये क्रॉस के लिए जाएंगे, इनमें क्या होगा, मियोसिस, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा तो क्या होगा, इससे दो क्रोमोजोम बनेंगे, दो क्रोमोजोम कमिट हो जाएंगे दोनों अपने पेयर में से, वन पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम द अनदर पेयर। ठीक है, यही बात तो होती है इसके अंदर, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये कैपिटल टी हो जाएंगे, यानी कि इसमें से एक ही गैमेट बनेगा, कौन सा होगा, कैपिटल टी, इसमें से भी एक ही गैमेट बनेगा, कौन सा होगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनाएंगे, जायगोट के अंदर ये दोनों प्रेजेंस हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया आपका F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बाद में क्या होगा, ये कहां जाएगा भाई, सेग्रीगेशन के लिए। सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, ये सेल्फिंग के लिए जब जाएगा
तो मैं सेल्फिंग नहीं करवा रहा हूं, बल्कि सेल्फिंग के लिए जाएगा तो ये गैमिट बनाएगा और गैमिट के लिए इसको क्या बनाने पड़ेंगे, मियोसिस करने पड़ेंगे। तो आगे क्या परफॉर्म होगा, मियोसिस। अभी मियोसिस में क्या घटना घटित होगी उसके बारे में बता रहा हूं, जीन्स और क्रोमोसोम को लेते हुए। तो देखेंगे हम इसे कि सर अभी थोड़ा नीचे कर दो, लिखना था। जल्दी करो बेटा, थोड़ा और कर दो। मैं कभी ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल आइडियल सिलेबस लेके चलता हूँ, एक एक दिन का ऐसा। आप लोग देख रहे हो सुबह 8:30 बजे से बैठा हूँ पढ़ाने और शाम को 6:30 तक कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, फिर भी सिलेबस नहीं हो रहा। बाहर में जाए किसी टीचिंग करके। चले भाई आगे बढ़े। यस सर। देखें अब यहाँ पर ये जो मियोसिस होगा, तो अब जितनी भी बातें मैं बताऊंगा वो मियोसिस की हैं, उसको क्रॉस में कन्वर्ट मत कर लेना भाई। जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो मियोसिस की हैं। तो या मेल में भी गैमीट बनेगा या फीमेल में भी गैमीट बनेगा। तो मैं किसी एक का ले लूँ तो काम बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मैं मेल में आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि गैमीट के लिए मियोसिस होता है, मियोसिस हो या माइटोसिस हो, सेल पहले प्रिपरेटरी फेज में जाएगी, उसके बाद डिवीजन फेज में जाएगी। प्रिपरेटरी फेज में क्या होंगे, G1 G2 होंगे नहीं होंगे। एस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है, तो कराओ डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। तो कैपिटल टी जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी के कितने बनेंगे, 2 कैपिटल टी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, डुप्लीकेशन। ऐसे ही स्मॉल टी के 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, डुप्लीकेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये घटना घटित होगी कि नहीं होगी, होगी। ये काम हो जाएगा किसके अंदर, प्रिपरेटरी फेज के अंदर। अब आगे कहां जाएगी, सेल डिवीजन फेज में जाएगी। डिवीजन फेज में कौन सा डिवीजन होगा, पहले फर्स्ट। एम फर्स्ट में क्या होता है आपको पता ही है, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर जो 2 पेयर आपको दिखाई रहे हैं, एक ये रहा होमोलोगस पेयर, आमने सामने बनेंगे, टेट्राड बनेगा। बनता है कि नहीं बनता है, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और फिर एनाफेज में जाकर के ये दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा 2 डॉटर सेल बनेंगी। अगर ये 2n है तो ये क्या बनेगी, n, ये भी क्या बनेगी, n। इन पेयर में से केवल एक पेयर ही तो यहाँ पर आएगा, लेकिन इसके क्रोमेटिड में कोई अंतर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं अंतर आएगा। इसी तरह का होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में। अब इसमें क्या होगा, m सेकंड होगा। तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर तो ये घटना घटित हुई थी एनाफेज फर्स्ट में, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर लो, हुआ कि नहीं हुआ, बोथ द पेयर में से एक अलग हुआ कि नहीं हुआ, मेनी पेयर्स में से, मेनी पेयर्स यानी कि इस तरह जीन कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे मेनी होंगे तो वो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, सेग्रीगेट हो गए कि नहीं हो गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों फॉलो कर रहे हैं। एम सेकंड में आइए, एम सेकंड का मतलब एनाफेज सेकंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हो जाएगा और सिंगल क्रोमेटिड के साथ एक एक डॉटर सेल में चले जाएंगे। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल एन 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 एन, ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर और ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन चारों जेनेटिकली डिसिमिलर। ये बात हुई थी साहब, ये आपकी थ्योरी है। इसी को आप डायहाइब्रिड क्रॉस में भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैंने आपको ये बना के दिया है, कभी फंसो जेनेटिक्स में तो इसे देख लेना। आगे चले। दिस थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय T.H. मॉर्गन। ये जो थ्योरी आपको मैंने बताई है सटन बोबेरी की, ये केवल थ्योरी थी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, T.H. मॉर्गन। सर अभी लिख रहे हैं, लिखा नहीं अभी, लिख लो बेटा, मैं मना नहीं कर रहा। दिस थ्योरी experimentally proved by T.H. मॉर्गन। T.H. का मतलब थॉमस हंट मॉर्गन। ये किस पर काम करते थे,
वर्क ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का दूसरा नाम है फ्रूट फ्लाई। अब क्वेश्चन आता है, वाई मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया? जैसे क्वेश्चन आता था वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। सिमिलरली क्वेश्चन है, छोटी है, बहुत सारे हैं बेटा, आपने जो बताया है वो उनमें से एक सही है, बहुत सारे हैं। देखते जाएं क्या है। सबसे पहला, इट इज इजी टू कल्चर। इसको बनाए रखना बहुत आसान है, समझने का कुछ भी नहीं है, आप लिखते जाएंगे समझते जाएंगे। इजी टू कल्चर, इट इज कल्चर्ड ऑन फ्रूट पल्प। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। कि जो ड्रोसोफिला है वो क्या खाती है, उसका खाना क्या है? फ्रूट पल्प, फलों का रस। नीट में आ चुका है। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट लाइफ साइकिल कितना होता है? 2 वीक्स। क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। बिटवीन मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये बात है। आप देखिए, हमारे घरों में जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, उसमें मेल फीमेल को देख के नहीं पहचान सकते आप। देख के तो छोड़ो, बहुत कुछ करके भी नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन यहां इजीली कर सकते हैं। क्यों? मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। फीमेल का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की संख्या कम होती है। 2n इक्वल टू क्या है? 8। तो n इक्वल टू क्या हुआ? 4। तो कितने हो गए? 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। नेक्स्ट, presence of many contrasting characters. Presence of many contrasting character। जिस तरह से P में थे 32, उसी तरह से इसमें है। ये हो गई आपकी बात। नेक्स्ट आ जाए लिंकेज। लिख लो लिख लो। सर सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है? क्या सेकंड पॉइंट? इट इज कल्चर्ड ऑन। कल्चर का मतलब बेटा, इसको खाना क्या चाहिए? जहां आप इसे ग्रो करवाओगे ना, 1 से 2, 2 से 4 बनवाओगे, रिप्रोडक्शन कराओगे, जिस डब्बे में रखोगे, जिस बक्से में रखोगे, जिस जगह पर रखोगे, तो खाएगी भी तो। इसको खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तो फलों का रस इसे खाने को दिया जाता है। जैसे कोई भी जूस दे दो, मौसमी का, आम का, मैंगो पल्प, कुछ भी दे दो, ये उसी को खाती है। इसको अलग से कोई स्पेशल खाना या न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे न्यूरो अगर चाहिए तो उनको अगर ही होगा तो वहां ग्रो करा कर, तो ग्रो ही नहीं करेगा। हो गया कल्याण। अब अगर कहां से लाए भैया? समुद्र की तलेटी में जाओ, वहां कूदो, छलांग लगाओ, वहां से आप जिलेटियम ग्रेसिलिडिया निकाल के लाओ, सुखाओ, जलाओ, इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, तब अगर लाओ। इतनी मेहनत में आदमी मर जाए चाहे समुद्र में डूब के, तो कहाँ का एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ सीधा एक आम लाओ, काट के रख दो, उस पर बैठ जाएगी, खाना खा लेगी, रिप्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो भाई, लिंकेज पे चले। कैसे सन्नाटा छा रहा है भाई? इसका मतलब ये। यस सर। इस सन्नाटे का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। चलिए, बोल दिया करो यार, बोल दिया करो। हम थोड़े टेंस हैं सिलेबस की वजह से, नहीं तो हमारी क्लासें तो ऐसी चलती ही नहीं। मेरे को तो वैसे ही बुखार आ रहा है यार, ऐसा तो कभी पढ़ाया नहीं लाइफ में। ये हो क्या रहा है? हम गोल्ड मेडल के लिए आए, लेकिन जीवन में ऐसी पढ़ाई तो कभी नहीं की। लिंकेज होता क्या है देखेंगे। नया टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें थ्योरियां बहुत सारी हैं, जान निकल जाएगी हमारी, लेकिन करेंगे।
इट इज द मेजर असम्पशन, और इस बात को आगे जाके गलत और साबित करूंगा मैं, बड़ी आफत है बायोलॉजी। इट इज मेजर assumption of law of independent assortment। आइए का मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बैटसन एंड पुन्नेट। डब्ल्यू बैटसन नाम सुना है क्या? यस सर। अरे बोल भी दिया करो यार, पढ़ते पढ़ते सुनते तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी कि सुनाई नहीं देता होगा आपको, केवल दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ज्यादा वो मत करना, ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट में आ रहे हैं, जो बीच बीच में बोलता हूं ना, कई बार लिखा हुआ नहीं आएगा, जो बोला है वही आ जाएगा पेपर में। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन। बैटसन और पुन्नेट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और इसकी डिटेल स्टडी की थी टीएच मॉर्गन। डिस्कवरी एंड डिटेल्ड स्टडी बाय थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट, ये जो बैटसन पुन्नेट थे, इन्होंने, बैटसन ने और पुन्नेट ने, दोनों ने जो वर्क किया था वो किया था स्वीट पीपर। इसका नाम बता चुका हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में ये एग्जांपल आया था। फ्लावर कलर सी रेशो आए थे 9:7, सी और पी दोनों साथ आते हैं तो ऑब्जर्व होता है डोमिनेंट रेशो कलर नॉट कलर। याद आया? लेथायरस ऑर्डर, इसके इन्होंने 2 करेक्टर लिए थे और उनके अंदर इन्होंने क्रॉस करवाए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाए थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करवाए थे। ठीक है, स्वीट पीपर मोनो हाइब्रिड मेंडल की तरह और डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे। ठीक है, अब जब इन्होंने इसके ऊपर मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे ना, तो चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया था। पूरा जो बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजी का जो समुदाय था वो घोर निराशा में डूब गया था। आप बताइए कैसे? इसके रिजल्ट, इनके क्रॉस के जो रिजल्ट आए थे ना, वो जान लेने वाले थे। वो मेंडल को कतई फॉलो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल डिसएग्री थे मेंडल से। जो मेंडलिज्म में दुनिया भर के 3:1, 1:2:1, मोनो का डाई का 9:3:3:1, 1:1, 2:4, 2:1:1, ये जो रेशो डाई के थे, ये बिल्कुल भी इन्होंने क्या कर दिए थे? डिसएग्री कर दिए थे। वो कहीं ऑब्जर्व भी नहीं हुए थे, तो सभी उदास हो गए कि इतनी बड़ी डिस्कवरी, हम तो खुश हो रहे थे कि ये होगा वो होगा ये कर लेंगे, लेकिन ये तो इस प्लांट में आके सब धूल चाट गया, अब क्या होगा? घबरा गए थे। लेकिन टीएच मॉर्गन ने इनको एक नई लाइट दी, नई दिशा दी और उसने बताया घबराइए नहीं, ये हर जगह नहीं होता है, ये कुछ ही जगह पर होता है, इसको लिंकेज कहते हैं। वो कैसे बना, कैसे क्या हुई, वो बात अब आपको समझा रहा हूं मैं। देखें, इन्होंने करेक्टर लिए थे 2। 1 करेक्टर लिया था इन्होंने फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में लिए थे डोमिनेंट रिसेसिव, एक था इसमें ब्लू, एक था रेड। ब्लू था डोमिनेंट, सब समझ रहे हैं, कैपिटल में लिख रहा हूं तो ये है रेड। दूसरा इन्होंने लिया था लेंथ ऑफ पोलन। लेंथ ऑफ पोलन 2 तरह के, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, या सॉरी राउंड। तो इसको लेंथ नहीं कह सकते आप, शेप भी कह सकते हैं, शेप ऑफ पोलन। एक है लॉन्ग, एक है राउंड। लॉन्ग है डोमिनेंट और राउंड है रिसेसिव। आगे इसका एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं और वहां से इसके रिजल्ट निकालते हैं। मैं यहाँ 2 क्रॉस करवा रहा हूं। क्रॉस फर्स्ट, इसमें मैं ले रहा हूं ब्लू लॉन्ग, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल, दोनों डोमिनेंट एक साथ ले रहा हूं। रेड राउंड, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। यहां से इनका क्रॉस करवाया, क्रॉस का रिजल्ट कैपिटल बी, कैपिटल एल आया, सब जानते हैं, ये F1 है। आगे फिर इसमें मैंने टेस्ट क्रॉस करवाया,
और टेस्ट क्रॉस सब जानते हैं, F1 का रिसेसिव के साथ में होता है। तो इसके रिजल्ट आप सब जानते हैं, डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट सब जानते हैं, क्या आते हैं? 1:1:1:1 बता रखा है ना, एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए ना। अब यहीं पर रोक देते हैं। दूसरा क्रॉस सेकंड, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ब्लू डोमिनेंट, एक रिसेसिव, ब्लू के साथ ले लेते हैं राउंड, क्रॉस, लॉन्ग रेड, ब्लू कैपिटल बी, राउंड स्मॉल एल, क्रॉस कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल एल। F1 जनरेशन में क्रॉस करवाने पर कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल वही आएगा जो वहां आ रहा है। आगे कराना है इसका टेस्ट क्रॉस तो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। टेस्ट क्रॉस के लिए सबको पता है, टीसी के लिए F1 क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स स्मॉल बी स्मॉल एल। अब इसके रिजल्ट सबको पता है, वही आने चाहिए जो हमने मेंडल में सीखे हैं 1:1:1। बट चारों तरफ अंधेरा है, पहले ही बता दिया मैंने, वो आए ही नहीं जो आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड रेशो क्या है और ऑब्जर्व रेशो क्या है? एक्सपेक्टेड रेशो क्या है, ऑब्जर्व रेशो क्या है? एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? 1:1:1:1। किस किस का होना चाहिए था? ब्लू लॉन्ग ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग रेड राउंड, ब्लू लॉन्ग रेड राउंड, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग। ये कोई रेशो आपको याद नहीं रखने, बस एक एक्सप्लेनेशन चल रहा है थ्योरी का। यहां पर भी सेम बात यही है, ब्लू लॉन्ग रेड राउंड, ब्लू राउंड रेड लॉन्ग। तो एक्सपेक्टेड रेशो आना चाहिए था 1:1:1:1। इज दैट क्लियर? लेकिन भैया हुआ क्या था? हुआ बहुत बुरा था, दिल तोड़ने वाली बात हुई। क्या हुई? 7:1:1:7 ये दिखाई दिया था। ऑब्जर्व रेशो ये था प्रैक्टिकली, यहां देखा था तो 1:7:7:1 ये ऑब्जर्व हुआ था। सेम नहीं है, सेम नहीं है। आंखें फाड़ फाड़ के देखो, यहां दोनों डोमिनेंट एक साथ हैं, दोनों रिसेसिव एक साथ हैं। यहां पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, यहां पर डोमिनेंट डोमिनेंट, यहां पर रिसेसिव रिसेसिव। टेस्ट क्रॉस सेम है, लेकिन जब मैं पेरेंट्स को इस तरह से कंबाइन करता हूं तो टेस्ट क्रॉस के रेशो पर यह असर पड़ता है। 7:1:1:7 1:7:7:1। दिमाग लगाओ, कर बिट्टे हवा में उड़ जाएगा, जल्दी कर। ये जेनेटिक्स खा जाएगी दिमाग, बिल्कुल ऐसे निचोड़ देगी पुपड़ी को। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? सर ER क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी था। ये हुआ क्या है और ये किया क्या है? देख बेटा, सभी देखें, एक बार ध्यान दें जल्दी से, 2 मिनट में, इतना कोई कठिन नहीं है। मैंने क्या किया, एक तरफ डोमिनेंट लिए एक तरफ रिसेसिव लिए और उनका क्रॉस कराया, F1 जनरेशन प्राप्त की और उससे टेस्ट क्रॉस निकाला। उसके रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए थे ये वाले 1:1:1:1 अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। लेकिन ऐसा ना होकर के क्या रिजल्ट आया? 7:1:1:7। इन रिजल्ट से ये पता चला कि इसके अंदर कुछ या तो गड़बड़ हुई है या ये क्रॉस गलत हुआ है, या तो मेंडल गलत है या बेट्सन-पुन्नेट गलत है। इन दोनों में से कोई गलत है। लेकिन बाद में 5-6 साल के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के 5 साल के बाद पता चला दोनों ही सही थे।
मेंडल भी सही थे और बेटसन पुन्नेट भी सही थे। ये बात किसने बताई? टीएच मॉर्गन ने। ये एक मिनट और दिनों की घटना ही नहीं है, ये सालों की रिसर्च है। आप कहेंगे साहब 2 मिनट की बात में आप 15 साल खा रहे हो हमारे। यस, 2 मिनट की बात में तो हमारे 300 साल भी खाए गए हैं ना। जीन तो हमें अच्छी तरह से 1987 में पता चला ठीक से होता कि ये बीमारी है, और जीन के बारे में तो 1852 में मेंडल ने बता दिया था ना। तो 1852 1987 तो 250 साल हो गए। तो ये बात नहीं है कि ये साइंस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया, नहीं। ये रहस्य है नेचर के, टाइम लगता है इनको डिस्कवर करने में। तो वही बात यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो ब्लू लॉन्ग रेड राउंड F1 में ये मिला, तो इसको मेंडल, इसको क्या करना, इसको किसको फॉलो होना चाहिए था? मेंडलिज्म को फॉलो करके इसका टेस्ट क्रॉस का रेशियो डायहेब्रिड क्रॉस का ये आता है, तो ये आना चाहिए था यार, सिंपल सी तो बात है। लेकिन नहीं आया, ये आया निकल करके, तो ये लोग परेशान हो गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि हमसे कोई गड़बड़ हो गई है तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लेकर के देखते हैं, हो सकता है मेंडल वाला रेशियो फिर आ जाए। तो उन्होंने क्रॉस सेकंड जो कराया उसमें एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव लेकर के F1 प्राप्त किया। फिर टेस्ट क्रॉस तो सेम ही होगा, F1 क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो वहां भी इन्होंने गड़बड़ देखा, वहां रेशो निकल के आया 1:7:7:1। फिर भी 1 नहीं आया। तब इनको कंफर्म लगा कि कोई ना कोई और ऐसी घटना इसमें हो रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा है, जीनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है जिसको हम गेन नहीं कर पा रहे हैं, या अब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। फिर इन्होंने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखा, तुम भी देखो, यहां जो 7 लिखा हुआ है इसको देखो जरा, ये कौन सा है? ब्लू लॉन्ग। ब्लू लॉन्ग का मतलब डोमिनेंट है कि नहीं है? है। यहां पर रेड राउंड जो लिखा हुआ है उसको देखो, वो कैसा है? रिसेसिव। कितने हैं? 7 है कि नहीं है? इसका मतलब जो डोमिनेंट साथ साथ है वो अगली जनरेशन में भी साथ साथ रहना चाह रहे हैं, वो अलग नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले में आओ। यहां पर हमने एक डोमिनेंट लिया है और इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? एक ही आया है। मतलब यहां देखिए ब्लू लॉन्ग का रिजल्ट कितना है? 1, और रेड राउंड का रिजल्ट कितना है? 1। ठीक है ना? यानी कि ये जो डोमिनेंट हमने अलग अलग पेरेंट्स में लिए थे तो ये अलग ही रहना चाह रहे थे, ये साथ साथ नहीं आना चाह रहे थे। जहां हमने एक ही पेरेंट्स में दोनों डोमिनेंट लिए तो वो साथ साथ ही रहना चाह रहे हैं। दूसरे क्रॉस में हमने दोनों डोमिनेंट को अलग अलग लिया है तो वो साथ साथ नहीं आना चाह रहे हैं। ये घटना हो रही है। जस्ट ए मिनट प्लीज, डोंट स्पीक। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? दिमाग लगाओ, आंखें बंद कर लो और सोचो। एक पेरेंट्स में मैंने दोनों डोमिनेंट लिए हैं तो वो दोनों साथ साथ रहना चाह रहे हैं अगली जनरेशन में। एक पेरेंट्स में मैंने दोनों को अलग कर दिया तो वो दोनों अलग अलग ही रहना चाह रहे हैं, वो साथ साथ नहीं आना चाह रहे। मतलब जिस प्रकार के आप पेरेंट्स लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन में उसी प्रकार के कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। यही तो हुआ। इसका कंक्लूजन बिना कहे बिना देखे मैं यही तो समझ रहा हूं कि जो आपने पेरेंट्स में लिया है इसका रिजल्ट कहां गया भाई? जो आपने पेरेंट्स में लिया है वही आपको ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे रहा है। जो आपने पेरेंट्स में लिया है वही आपको ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे रहा है। पेरेंटल कैरेक्टर ही नई जनरेशन में जा रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे, है ना? और मेंडल वाले केस में क्या होता था? पेरेंटल भी आते थे और नए भी आते थे। 93331 9 + 1 = 10 आर पेरेंटल, 3 + 3 = 6 आर न्यू। तो वह 16 में से 6 क्या थे? न्यू, और 10 क्या थे? पेरेंटल। यहां तो हालत ही खराब हो रही है। 16 में से 14 पेरेंटल है, केवल 2 नए हैं। 7 कितने हुए? 16 हुए कि नहीं हुए? इनमें से 14 पेरेंटल हैं और 2 नए हैं। इट मींस नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर जा रहा है? पेरेंटल। कौन सा कैरेक्टर जा रहा है? पेरेंटल। अब पेरेंटल कैरेक्टर को जो आगे ले जाता है वो होता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब जोड़ना। लिंक का मतलब ज्वाइन। यही तो होता है भाई, लिंक का मतलब ज्वाइन, चिपकना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना, किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं। तो वही बात से निकाला फिर इन्होंने, बेटसन पुन्नेट ने इसको अलग नाम दिया, और बेटसन पुन्नेट ने इसको जो नाम दिया उन दोनों नामों को जोड़ करके एक नाम बनाया गया। वो नाम था लिंकेज, और वो नाम दिया गया था टीएच मॉर्गन के थ्रू। अब बेटसन पुन्नेट इस थ्योरी को क्या कह रहे हैं? बेटसन पुन्नेट कह रहे हैं कि जहां दोनों डोमिनेंट पेरेंट में रहते हैं और वो साथ साथ ही रहना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम कपल। कपल मतलब
कपल ही होता है भाई, मैं क्या बताऊं, समझ जाओ। तो वो साथ साथ ही रहना चाह रहे हैं, तो इसको उन्होंने नाम दिया कपलिंग। और जिसमें ये दोनों डोमिनेंट साथ साथ नहीं रहना चाह रहे थे, एक दूसरे को दूर कर रहे थे, हटा रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, पुश कर रहे थे, रिपल्स कर रहे थे, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, रिपल्सन। तो थ्योरी क्या बनी, कपलिंग एंड रिपल्सन। यहां से क्या थ्योरी निकल के आई, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस गिवन बाय बैट्सन एंड पुन्नेट। ये जितना भी तामझाम मैंने आपको पढ़ाया है केवल इस लाइन को समझाने के लिए था। व्हाट इज द कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी ऑफ बैट्सन एंड पुन्नेट। टीएच मॉर्गन फला फला ये होता है लिंकेज, ये फैक्टर, ये क्रॉसिंग ओवर, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब तक लिंकेज में खत्म कर चुका होता, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं मालूम होता, आधारहीन होता। अब मैं लिंकेज ना भी पढ़ाऊं ना आपको, तब भी आप लिंकेज का क्वेश्चन कर दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और कपलिंग रिपल्सन के बारे में एनसीईआरटी में एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखी हुई है, पढ़ के देखने लगता। और कपलिंग रिपल्सन के बिना लिंकेज को समझा ही नहीं जा सकता। बस मोटे तौर पर लोग बोल देते इसका मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने का मतलब साथ रहना, जो जीन एक साथ अगली जनरेशन में चले जाओ उसे लिंकेज कहते हैं। लो ये तो मेरे से तुम सीख लो, हो गया, इस हिसाब से तो मेरा लिंकेज कंप्लीट। फिर क्या था इसमें, जो आपके सामने है, आपके रजिस्टर में जो चल रहा है, जो स्क्रीन पर है, ये लिंकेज है। लिंकेज का ओरिजिन यहां से हुआ है। कोई भी चीज अचानक डिस्कवर नहीं होती, उसकी भूमिका सालों पहले से बनना शुरू होती है, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आप मेंडलिज्म में मेंडलिज्म को देखोगे तो मेंडल ने अचानक से डिस्कवरी नहीं कर दी थी। मेंडल से पहले बेचारे कितने विद्वान लोगों की जिंदगी गुजर गई थी, कितनों के नाम तो मैं आपको गिना चुका हूं, जो कहां फंसे हुए थे प्री मेंडलिज्म ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में। और उस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का खंडन किसने किया फिर आकर के, मेंडल ने। तो मेंडल ने अचानक से किसी सवाल का जवाब थोड़ी दे दिया, पहले सवाल तो हो तभी तो जवाब होगा। अरे किसी चीज का सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या ढूंढोगे तुम। अभी मैं आपसे कह रहा हूं डिस्कवरी कर दो बायोलॉजी में, किसकी करोगे, सवाल तो चाहिए ना। और आप सब क्यों बैठे हैं, कोई रीजन तो है ना, कोई सवाल तो है ना। सवाल क्या है, नीट पास करना है। जवाब क्या है, तैयारी करो। तो हर चीज का कोई सवाल यानी कि कॉज होता है, कॉज को फिर सॉल्व किया जाता है, उसमें टाइम लगता है, वो सडन अपीयर नहीं होती है। अब मेंडल के बारे में बोलते हैं कि सडनली हो गया, अरे काय का सडनली हो गया यार। मेंडल से पहले 150 साल से लोग लगे हुए थे इस बात में कि जो जेनेटिक्स के कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो एक जैसे ही क्यों आते हैं। 150 साल से सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे भाई। 1852 में पता चला इसका हमें, ये 16वीं सदी से ढूंढा जा रहा था। कितने साइंटिस्टों को या विद्वानों को या जो पढ़े लिखे थे उनको कितनों को फांसी चढ़ा दी गई थी, कितनों को चढ़ा दिया गया तो सूली पर, जब वो ये कहते थे कि कैरेक्टर आर्मिक्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो हर चीज का एक तरीका है कि उठा के फेंक दिया हमने, ऐसे नहीं होता। ऐसे सिलेबस कराने से कोई लाभ नहीं। अब आगे बढ़े सर जी। मतलब सेकंड क्रॉस में ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड रिपल्शन शो कर रहे हैं और फर्स्ट क्रॉस और रेड लॉन्ग नहीं, इतनी देर से चला रहा हूं, आपने पता नहीं क्या समझ लिया इसको। आपका ध्यान कहां था भाई, मैंने साफ साफ बोल रखा है, मैंने साफ साफ बोला है कि दोनों डोमिनेंट पे बात करो, रिपल्सन पे, इस पर रिसेसिव की बिल्कुल बात मत करो, डोमिनेंट कैरेक्टर पे ध्यान दो। कपलिंग और रिपल्सन जो थ्योरी आई है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर के आई है। वो चीज ठीक है कि जब डोमिनेंट का काम हो रहा है तो उस रिसेसिव भी चलेगा ही चलेगा, उसके चले बिना तो थ्योरी बनेगी नहीं। लेकिन इन लोगों ने, बैट्सन और पुन्नेट ने, रिसेसिव कैरेक्टर को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था। उन्होंने केवल डोमिनेंट को कहा था। और क्या कह रहे हैं कि जब दोनों डोमिनेंट साथ रहते हैं तो वो साथ ही रहना चाहते हैं, और दोनों डोमिनेंट जब अलग अलग होते हैं तो वो अलग अलग ही रहना चाहते हैं। मतलब जैसे आप पेरेंट्स लोगे, और शुद्ध देसी में बिल्कुल खत्म करो साइंस को, जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे अगली जनरेशन में वैसे ही ऑफस्प्रिंग में दिखाई देंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लिंकेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ब्लू लॉन्ग, रेड राउंड, इन सबको छोड़ो, गोली मारो। कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर, आ गया। चलो आ गया तो आगे बढ़ो। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो जहाँ पे आपने लिंकेज लिखा था, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड वाला। मतलब मेरे ऐसे मिलती नहीं है कुछ भी चीज, आप ढूंढ लो यार।
चले दो, वो कोई दिक्कत। अब देख लो इस पे बच्चों, हेडिंग डाल दो कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो। बेटा 1 मिनट होल्ड कर ले। हाँ हाँ पीसी कौन सी तारीख का? सैटरडे। डेट तो दिख नहीं रही। अल्लाह, कितनी वो दिख रही? 2M01 की चाहिए ना? तो वो शाम, हाँ 9 तारीख की शाम की गई है। ये आप ले लो। आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, पहले काम जरूरी। भाई समझ में तो आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हो आप सबको। मैं आपको सब परेशान करता हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मेरे सर बीमार है, ये तो सब जानता हूँ, पर भूल गया हूँ आपको सेंड करना। बातों में लग गया हूँगा। से कर दो। हाँ बेटा ले, कहाँ रह गया था तेरा? कितना रह गया था? ले जल्दी कर बेटा, लेकिन 12 बज गए, बताओ तो कहाँ से मसले उस तरह। सब हो बच्चों गया मैं सर। तो इतना नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता हूँ ना मैं लिख कर रहा हूँ बेटा। चले बेटा हेडिंग डाल दें, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस बाय बैट्सन एंड पुन्नेट। पहले लिखें कपलिंग, जो मैंने बोला था वही लिखवाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं ना वही लिखना है। When dominant allele of two character allele of two character when the dominant allele of two character comes from same parents, then they try to remain together in next generation। ये कहां बताया गया था? क्रॉस फर्स्ट से पता चला है इनको। नेक्स्ट रिपल्सन,
बेटा अगर क्लासें हमारी कम पड़ेंगी ना तो मधुकर सर वाली भी क्लास ले लूंगा, मेरी उनसे बात हो गई है, वो कह रहे थे कि मेरा टाइम पे चल रहा है, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है। ठीक है, के लिए बोल रहा हूँ ये बात, अगर क्लास से कम पड़ी तो मैं मधुकर सर वाली क्लास ले लूंगा एक दो। ठीक है भाई, पर मैं उड़ नहीं सकता हवा में, मैं आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मुझे आपके एफटी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है आपके सिलेक्शन की, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता चीजें। अब आपको बुरा लगे भला लगे वो आप देख लेना। रिपल्सन में क्या है जी, बता लड़की क्या था रिपल्सन में? उधर नजर नहीं, पैरेलल। ऐसे शब्द ही नहीं बोलना। क्या बोला था? अलग अलग रहना चाहेंगे, लिखें व्हेन डोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ टू कैरेक्टर, when dominant alleles of two character comes from different parents, then they try to remain separate in next generation। ये पता चला था उसे क्रॉस सेकंड से। आगे बढ़ जाए बच्चों, एज ए रिजल्ट ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग और रिपल्सन parental combinations are much more parental combinations are much more than new combination। अभी रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं, केवल संभावना, रिजल्ट तो कोई और बताएगा। आफ्टर सम टाइम, आ गए मॉर्गन साहब, आफ्टर सम टाइम 1911 में, ये 1907 का एक्सपेरिमेंट है। आफ्टर सम टाइम मॉर्गन कलेक्टिवली नेम्ड, बहुत इज्जत से नाम लेता हूं मैं 3-4 साइंटिस्टों के, तो टीएच मॉर्गन कलेक्टिवली नेम्ड coupling and repulsion as linkage। इन्होंने क्या नाम दिया इसको? लिंकेज। नेक्स्ट, और देखना अभी आपके कान खड़े हो जाएंगे ये लाइन जो लिख रहा हूं आगे की। और समझना, समझ सको तो समझना। ये कहते हैं ना बायोलॉजी के अंदर आईक्यू चाहिए ही नहीं, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इसमें चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फॉर्मूले बेस है, थोड़ा सा फील कर लो फिजिक्स को, मैथमेटिक्स आना चाहिए। यहां देखो दिमाग, मैं कुछ कह रहा हूं, देखें, ओनली दोज जीन्स शो लिंकेज only those genes show linkage which do not show independent assortment। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आइए, ओनली दो जीन्स शो लिंकेज which do not show independent assortment, thus linkage, घबराना नहीं, thus linkage is not the acception of independent assortment। बड़ी हिम्मत चाहिए इस बात को कहने की। thus linkage is not the acception of, आइए,
अब बताओ मैं क्या करूं, किस किस से लड़ूं, किस किस को इस बात का जवाब दूं, किताबों को दूं कि एनसीईआरटी को दूं कि टीचरों को दूं कि मैं स्टूडेंटों को दूं कि साहब ये बात तो आपने सरासर, और खुद को तो आपने पहले लिखवा रखी है, लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और आप पेज बाद लिखवा रहे हो कि ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें क्या कहा गया है कि जहां पर लिंकेज होता है ना वहां असॉर्टमेंट नहीं होता, जहां असॉर्टमेंट होता है वहां लिंकेज नहीं होता। तो फिर वो उसका एक्सेप्शन हुआ कैसे भाई? एक्सेप्शन तो तब होता है ना कि ये मैं काम कर रहा हूं, आप इसे करने नहीं दे रहे हैं, है ना? किसी भी एक्स वर्क को आप कर रहे हो, वहां पर कोई अड़चन आ रही है, लेकिन जिस दूसरा वर्क हो ही नहीं रहा, केवल वही हो रहा है, तो वो एक्सेप्शन कैसे हुआ उसका? माइन्यूट बात बता रहे हैं कि एक बहुत डीप मैनर में जब सोचोगे ना, तो लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट परफॉर्म होता है ना, तो लिंकेज होता ही नहीं है भाई, और जब लिंकेज हो रहा होता है तो असॉर्टमेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिंकेज का एक्सेप्शन आईए हो गया और आईए का एक्सेप्शन लिंकेज हो गया, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। भाई का मतलब होता है कि 100 कैपेसिटी में कोई काम हो रहा है तो उसमें 99 तो उस रूल को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम एक तो क्या कह देंगे, एक्सेप्शनली इट इज नॉट वर्किंग। बट आई नो वेरी वेल कि ये लिंकेज तो जहां हो रहा है 100 के 100 लिंकेज कर रहे हैं, जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है वह 100 के 100 आइए परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई कैसे कह दिया आपने कि वो उसका एक्सेप्शन है? बट ये क्यों कहा गया उसका जवाब मैं दे रहा हूं। वो इसीलिए कहा गया है कि जहां लिंकेज होता है या जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता है ना, उस जगह पर आप पहली वाली शाम को लोगों की दूसरी 345 से ले लूंगा। 345 तो ध्यान नहीं रहा, आपने बताया नहीं। तो वो लिंकेज वहां पर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इस तरह से एक्सेप्शन नहीं माना जाता। ये थ्योरी का अकॉर्डिंगली कह रहे हैं, ये जो ऊपर वाले बता रहे हैं, जिसने लिंकेज खोजा है वही बता रहा है, किसने खोजा है? टीएच मॉर्गन ने। कह रहे हैं परफॉर्म हो रहा होता है ना भैया, उस समय पर लिंकेज वहां नहीं होता, और जब लिंकेज हो रहा होता है तो वहां आइए नहीं होता। बस अब इनको एक्सेप्शन समझ लो मत समझो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे? लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या करोगे? लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत गहरी बात है जो लाल पेन से मैंने लिख रखी है सर यानी कि एक टाइम पे एक ही होगा, चाहे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो या फिर लिंकेज। या बिल्कुल एक टाइम पर एक ही। ठीक, यस सर। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई आपको ये बात समझ में आ गई। मैं डर रहा था ये बात लिखूं कि नहीं लिखूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए बच्चे। हाँ आगे बढ़ जाऊं मैं? सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो। हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, हमारा लिंकेज का पूरा फिनोमेना तैयार हो चुका है। अब आते हैं अपन लिंक पर, उसके एग्जांपल्स पर, और फिर टाइप्स ऑफ लिंकेज पर। तो लिंकेज हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी करें थोड़ा सा बेटा। सर हो गया। शाबाश, थैंक यू। लिंकेज थ्योरी हेडिंग डालें। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, लिंकेज थ्योरी किसने दी थी? बाय टीएच मॉर्गन। मॉर्गन साहब की एक किताब है, बुक है इनकी एक, उसका नाम ही यही है, थ्योरी ऑफ लिंकेज। चलो कोई नहीं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रही है लिंकेज थ्योरी? द टेंडेंसी ऑफ जीन inherit in groups to the next generation.
to the next generation is called linkage. तो बच्चों इसका मूलभूत सिद्धांत अभी मैं निचोड़ में आगे लिख दूंगा भाई, घबराना नहीं. जीन सोइंग ग्रुप्स, दूसरा पॉइंट है जीन सोइंग ग्रुप्स इनहेरिटेंस, जो ग्रुप में आगे जाते हैं, आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन. इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन. लिंकेज थ्योरी का तीसरा पॉइंट, द लिंक्ड जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द इससे एक चौथा पॉइंट थ्योरी का हिस्सा नहीं है. लिंकेज थ्योरी के 3 ही पॉइंट हैं. ये एआर में आते हैं क्वेश्चन, असेसिंग रीजनिंग में, दासू वाले. लिंकेज थ्योरी में केवल तीन ही पॉइंट हैं. द लिंक्ड जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. सेम क्रोमोसोम इन लीनियर मैन. अब आपको वो बात याद, बहुत पहले अभी मैंने लिखवाई थी आपको, है ना? क्या कहा था वहां पर? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में यह बात लिखवाई थी कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर मैनर. लेकिन यह बात कितने दिन बाद आई है? ये मॉर्गन ने दी है. मॉर्गन की लिंकेज थ्योरी की लाइन है ये, वो क्रोमोसोमल थ्योरी में ऐड किया गया है उससे. समझ गए आप? सेम क्रोमोसोम मेरे बच्चे, डिफरेंट क्रोमोसोम पर तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है. अब पॉइंट नंबर 4, मैनर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस. अब मजे से पढ़ने का तो टाइम लगता है. अब बोलो मत, मानो मत. पॉइंट नंबर 4, लिंकेज इज फाउंड एमंग. अब यहां से क्या पता चला? देखो ये एक क्रोमोसोम है, यहां ये पता चल रहा है कि ये एक मैंने क्रोमोसोम बनाया, इसके ऊपर ये एक जीन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. इस तरह से जीन लीनियरली अरेंज हो रहे हैं यहाँ पर. क्रोमोसोम ए, क्रोमोसोम बी, क्रोमोसोम सी, ऐसे एंड सो ऑन. तो ये लीनियरली सेम क्रोमोसोम, ठीक है ना? तो जब सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो क्या ये एलिलिक होंगे क्या? नो. एक ही क्रोमोसोम पर जितने भी जीन होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? नॉन एलिलिक. ये एलिल जब मैडम ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं? नॉन एलिलिक जीन होते हैं. और रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो एलिलिक जीन में होता है. क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एलिलिक जीन के अंदर होता है. लेकिन नॉन एलिलिक जीन में कौन परफॉर्म होता है? लिंकेज. अब यहां पर ये जितने भी क्रोमोसोम है ये सारे इकट्ठे होकर के एक ही कैरेक्टर को परफॉर्म. तो मेनी क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, मेनी जीन, कैरेक्टर 1. और अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो क्या होता? 1 क्रोमोसोम, 1 जीन, 1 कैरेक्टर. लिंकेज ने क्या कर दिया? 1 क्रोमोसोम, मेनी जीन, 1 कैरेक्टर. यानी कि एक क्रोमोसोम पर 10 जीन प्रेजेंट है तो वो 10 के 10 जीन 10 कैरेक्टर को लेकर के एक्सप्रेस होने चाहिए थे. लेकिन लिंकेज होने की वजह से वो 10 जीन मिलकर के इकट्ठे एक ग्रुप में अगली जनरेशन में गए और उन्होंने केवल एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया. तो वो कैरेक्टर कौन सा होगा? पेरेंट सकता है, नया तो होगा ही नहीं. इस तरह से लिंकेज हमारे लिए घातक चीज है. वो हमारे वेरिएशन को ड्रॉप कर देती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को खा जाती है, हमारे इवोल्यूशन को खत्म कर देगी. लिंकेज इज नॉट ए गुड थिंग फॉर अस. वो केवल पेरेंटल कैरेक्टर लेकर के आती है. और 100% अगर लिंकेज हो गया तो क्या होगा? क्लोन ही बन जाएगा. इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा. असेक्सुअल, यानी कि अगर लिंकेज 100% हो गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही असेक्सुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट. देयर इज नो सिग्निफिकेंस type of gametes. There is no significance of the meiosis, anaphase first and anaphase second. There is no significance of sexual reproduction. All are vain. सब व्यर्थ है. Homozygosity and recessivity increase, and at the end of the time, lot of time, we are destroyed. आई बात समझ? ये कितनी गहरी बात है, ये कितना महत्व है इस लाइन का, कितनी बड़ी चीज है ये. और हम इसे रट लेते हैं बस. नीट पास करना. नीट तब भी नहीं होता
रटने से नहीं होता, समझने से पास होता है। नहीं तो ये समझ, यहां पर ये है, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जीन का जो ग्रुप बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, लिंकेज ग्रुप। क्या कहेंगे, लिंकेज ग्रुप। और इसमें जितने भी जीन होंगे इनको क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन। ये एक दूसरे से अलग जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। अब आपको बता के देगा कि फला फला जीन लिंक्ड है, आपको क्या पता भाई कौन सा लिंकेज हो रहा है, कौन सा जीन लिंक्ड है, लेकिन क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि जीन ए एंड जीन बी आर लिंक्ड इन दिस जीनोटाइप, देन फाइंड आउट द गेमीट्स। वो लिख करके देगा ये बात। आप क्लियर, वो बताऊंगा कैसे, क्लियर नहीं भाई, बोल दो कुछ तो। यस सर। बढ़ू आगे। यस सर। तो ये सारे सारे जो जीन्स हैं ये कैसे हैं, नॉन एलिलिक। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स होते हैं वो सारे नॉन एलिलिक होते हैं। और लिख देता हूं मैं यार, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर नॉन एलिलिक। तो जवाब देगा कि ये नॉन एलिलिक क्यों है, डिफरेंट लोकस पर पड़े हुए हैं। बिकॉज नहीं, बिकॉज क्या पता है सब, हटा, छोटी छोटी बातें नहीं लिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 यही है, लिंकेज इज फाउंड एमंग। अब बताओ कहां कह रहे थे, सिलेबस हो जाएगा आज, लिंकेज भी नहीं हुआ। लिंकेज इज फाउंड नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम all the homologous pair of chromosome or homologous pair of chromosome will constitute one linkage group. All will constitute one linkage group. जितने भी जीन प्रेजेंट होंगे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, दिमाग लगा लेना कुछ। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम भी तो कह सकता हूं इसे मैं। जैसे 46 क्रोमोसोम के पेयर कितने बनेंगे, 23 क्या होते हैं हमारे, n 2n 46, तो n क्या हो गया 23। तो n जो होगा वो क्या होगा, लिंकेज ग्रुप होगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में दो अलग अलग लेंगे, मेल फीमेल। 2n बराबर कितने होते हैं, 46। तो n बराबर कितने होंगे, 23। तो मेल में कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे, 23, है ना। यस सर। लेकिन गलत है, 24 बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये कितना 2 प्लस एक्स एंड वाई, ये कितना होता है 22 प्लस एक्स एक्स, यहां पर 23 प्लस एक 22 प्लस एक्स 23 प्लस वाई 24, क्योंकि वाई और एक्स अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है। इसलिए मेल में कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे, 24, ये लिंकेज ग्रुप है। और फीमेल में कितने बनेंगे, 22 प्लस 1 एक्स एक्स, एक ही तो होमोलोगस पेयर है, अपन क्या कहेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू 23। तो फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप होंगे और मेल में 24। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, पी प्लांट, 2n बराबर कितना होता है 14, n बराबर कितना हुआ 7, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे 7। नेक्स्ट ड्रोसोफिला,
2n बराबर कितना होता है 8, n बराबर कितने होंगे 4, तो लिंकेज ग्रुप कितने बन 4। नेक्स्ट मेज 2n बराबर कितना होता है 10, तो n बराबर कितना होगा 5, लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे 5। नेक्स्ट माउस 2n बराबर कितना होता है 21, तो n बराबर नो 42, तो n बराबर कितना हुआ 21, तो यहां लिंकेज ग्रुप 21। नेक्स्ट बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें होता है केवल 1, लिंकेज ग्रुप भी होता है 1, इसलिए स्टार लगा रहा हूं इस पर, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, लिंकेज इज रेयरली एब्सोल्यूट, मतलब 100%। लिंकेज कभी भी 100% नहीं होती, कभी कभी होती है, वो कहां होगी बता देंगे। इट इज ब्रोकन बाई क्रॉसिंग ओवर, नई बात आ गई। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आप सब जानते ही हैं, आपको ध्यान हो तो याद दिला रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के होता है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या देता है न्यू कॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी जीनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी ये उतना ही ज्यादा होगा और नए कॉम्बिनेशन निकाल करके आपको देगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म बिटवीन एलिलिक जीन। अब जीन कहां प्रेजेंट होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम पर। अब यहां से लिंकेज को कंपेयर करें तो लिंकेज क्या होगा परफॉर्म बिटवीन नॉन एलिलिक जीन, तो ये कौन से होंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इट मींस क्या हुआ कि लिंकेज is inversely proportional to distance between two genes। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर is inversely proportional to linkage। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू न्यू कॉम्बिनेशन, लिंकेज इज इक्वल टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 2 घंटे की पढ़ाई का निचोड़ यही है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा ऊपर करना। बिल्कुल करूंगा बेटा, ले। अब तो हमने जंग जीत ली, अब कुछ नहीं है, यही था सबसे जो खतरनाक काम था क्रोमोसोम को समझा। एग्जांपल्स दिखाना। एग्जांपल्स कहा लिए मैंने, अच्छा वो वाले एग्जांपल, ओके। हो गया सर। चलो बेटा आगे। सर अभी वो लिखने रहते हैं, लिख लिख लिख। सर नीचे कर दो वो अभी जो लिख रहे थे। भाई मियोसिस फर्स्ट, पैकिचिन फर्स्ट, लो बेटा यस सर यहीं पर। कर कर जल्दी कर।
आगे चले बेटे। Yes, sir. Factors affecting linkage and crossing over. Factors affecting linkage and crossing over. Number 1, temperature, distance between two genes. अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो लिंकेज डिक्रीज होगा, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लिंकेज गिरेगा, तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तीसरा, सेक्स। मेल में, ह्यूमन की बात होती है, मेल और फीमेल में। मेल के अंदर लिंकेज ज्यादा होती है, क्रॉसिंग ओवर कम होती है। फीमेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर, फीमेल के अंदर लिंकेज ज्यादा होती है और ये उल्टा लिख दिया है, लिंकेज कम होती है फीमेल के अंदर और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है। इसलिए फीमेल नए गुणों को देने वाली होती है। न्यू वेरिएशंस या न्यू कॉम्बिनेशन फीमेल के जिम्मे के अंदर। नेक्स्ट, एज। एज जैसे ही बढ़ती है क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होना शुरू होता है और लिंकेज बढ़ना शुरू होता है। इसलिए ओल्डर एज में मैरिज को मना किया जाता है। उसका कारण यही है, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन की मात्रा बढ़ने पर लिंकेज की जो मात्रा है वो बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, ये इसमें डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। डीएनए कंडेंस, कंडेंस का मतलब संगठित, छोटा मोटा। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वो कम हो जाती है, तो लिंकेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, और क्या बचा, बस यही है। नेक्स्ट आइए, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। मैं आपको कह रहा हूं, इफ जीन ए एंड बी आर लिंक, ये जो मैं अरेंजमेंट बता रहा हूं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में बता रहा हूं। मैंने जीनोटाइप लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें मैं कह रहा हूं कैपिटल ए और कैपिटल बी लिंक है, तो इसके गैमेट्स बनाइए जरा। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? जब ए और बी दोनों लिंक हैं तो फिर बचा क्या? ये कॉम्बिनेशन इस तरह से ही तो रहा होगा, ए बी एक पर प्रेजेंट होंगे, अब ए और बी दूसरे पे प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों साथ साथ आएंगे, तो इससे क्या बनेगा? ए बी, ये दोनों साथ आएंगे, इससे क्या बनेगा? तो मजबूरी है इनका साथ आना, क्योंकि स्मॉल वालों के साथ कोई कैपिटल साथ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों आपस में जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, अलग तो वो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लिंक है। तो कितने प्रकार के गैमेट्स बने? 2 टाइप के बने कि नहीं? ओनली 2। अगर इसी जगह पर और इसी के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता तो कितने टाइप के गैमेट्स बनते? 4 टाइप। अंतर आ गया ना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने 4 गैमेट दिया, मतलब आपके ज्यादा चांस है जायगोट ज्यादा बनने के। भाई 4 है तो 4 ही मेल 4 ही फीमेल, तो 16 बनेंगे ना। या 2 ही बने तो 2 × 2 4 ही तो जायगोट बनेंगे ना। आपका कितना अंतर आ गया कैरेक्टर में? तो लिंकेज हमारा नुकसान करती है, ट्रेमेंडियस नुकसान करती है, ड्रास्टिक करती है। जायगोट नहीं बनने देती, उसका कारण है वो गैमेट्स ही नहीं बनने देती है। तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अभी आगे और डिस्कस करूंगा इसी पॉइंट पे, तो ऐसे ही मैंने ले लिया था बीच में। नेक्स्ट हेडिंग डालें सर, नीचे कर दो।
क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, हेटेरो और यूक्रोमेटिन। लिख लिया बेटे? यस सर। ओके। सर हाँ मैं लिंकेज टॉपिक स्टार्ट किया था सब, एक बार वो तो बेटा अभी मैं आगे तो पढ़ाऊँ कि पीछे पढ़ाऊँ? सर एक बार वो दिखा दो, कुछ पॉइंट्स देखने थे जहाँ से आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था लिंकेज। ये रहा। हो गया सर, थैंक यू सर। चलो हेडिंग डालो, लिंकेज टाइप्स। भाई यहाँ तक मैंने आज करवाया था उसमें वीक एंड वाली क्लास में, तो यहाँ से आगे अब शाम को चले, छोड़ दें? यस मुझे सर। भूख लग रही है यार, मैं सुबह Yes, sir. 8:30 से बैठा हूँ, 12:30 हो रहे हैं, मेरे सिर में दर्द हो गया बेटा, मैंने सांस भी नहीं लिया बीच में, तो लोड बहुत ज्यादा था क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज थी जेनेटिक्स की जो आज हमने, और ये साली हैं आप लोग, मैं कहूंगा साफ तौर पर कि आप बोर्ड के सामने नहीं है। अगर ये क्लास मेरी बोर्ड के सामने होती तो पता नहीं ये कैसी चल रही होती, मैं ही जानता हूँ। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, तो पता नहीं आपने कितना गेन किया होगा, मैं उसका कुछ नहीं बता सकता, वो आप ही बता सकते हैं। ये कोरोना ने हम लोगों को दूर दूर बिठा रखा है, नहीं तो जिंदगी भर का सारा रोग खत्म हो जाता। हाँ भाई बताइए, अब शाम के लिए सब रेडी हैं? यस सर। भाई इवनिंग में आपकी क्लास होगी 3:45 से, और वो लिंकेज के टाइप से आगे बढ़ेगी, उसमें Yes, लिंकेज खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस करा दूंगा और सेक्स डिटर्मिनेशन करा दूंगा थोड़ा बहुत। सेक्स डिटर्मिनेशन तो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ है ही नहीं, एक पेज में हो जाता है, और एक जीन म्यूटेशन दे रखा है थोड़ा सा आपको, है ना, तो ज्यादातर डिस्कस उसमें यही होगा, लिंकेज ही होगा। फिर मंडे की क्लास पूरी हमारे पास पड़ी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैं देख लूंगा, जो भी करवाऊंगा। जो लोगों का पीछे का रह गया है ना मंडे को, जिनका बैक रह गया है, उनका एलिलिक इंटरेक्शन से दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन और जीन म्यूटेशन, ये सारा मंडे की क्लास में आपको रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है? जिन बच्चों का रह गया उनको एक्स्ट्रा क्लास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई? हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको अभी रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मंडे से रिवाइज कर लेंगे, उसे सभी बच्चे रिवाइज कर लेंगे, उनका भी हो जाएगा। और मैं उसमें क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाता जाऊंगा और क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। पहले जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है तो वो रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन के जवाब देते रहेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है वो थ्योरी पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर ठीक से आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा था। सीक्वेंस तो मैं अभी बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो यार। मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म था, फिर मेंडल मोनोहाइब्रिड के और डाइहाइब्रिड के एक्सेप्शंस मैंने आपको थोड़े थोड़े और लॉ बताए थे उनके। उसके बाद में एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, लीथल जील, मल्टीपल जील और प्लियोट्रोपी, ये 5 आएंगे। फिर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक। उसके बाद में आ गए थे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हम आ गए थे कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। उसके बाद हम आ गए थे टीएच मॉर्गन लिंकेज थ्योरी पर। उसके बाद लिंक, फिर लिंकेज ग्रुप, अब लिंकेज। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन थ्योरी। हाँ ठीक है, जो भी मुझे याद है। ठीक है भाई, है ना? ठीक है,
इवनिंग के लिए तैयार, रुक जा, अभी भागना मत, Yes, मैं sir. अटेंडेंस ले लूंगा, भागो मत। 42 थे, 41 रह गए। और कोई आपके आसपास में अभी भी नहीं आ रहा हो इतने अनाउंसमेंट्स के बाद, तो प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दें, बाद में परेशान होता फिरेगा। ये आपका मेन टॉपिक चल रहा है 12th का। सर शाम की क्लास में आगे पढ़ाओगे ना? बेटा इवनिंग में तो आप आगे ही पढ़ाओगे ना? बिल्कुल आगे, आगे कोई रिवीजन नहीं, आगे चलेगा। ओके सर। कितना रिवीजन कराऊंगा करा के, आगे चलेगा भाई। तेरे को पहले में सिखाना। रिवीजन कहाँ से आया? तो रुको, अभी TR01 में की थी ना, रुक जा। सर मैं भी लीव पर क्लास। क्लास लीव कर दे बाकी। अरे अब तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। आफ्टरनून।